I believe you're doing great and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए और चेंजिंग टाइम्स में पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, जिन चैलेंजेस का सामना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को है, और ऐसे बहुत सारे एरियाज विज़ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए सर्टन ऐसे कंट्रीब्यूटर्स हैं टू डॉन न्यूज़पेपर, जिनमें से एक अंडर कंसिडरेशन जो आज हैं वो मलिहा लोधी हैं। इनसे पहले पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी पर मुनीर अकरम लिखते थे, और अब चूँकि वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं एंड पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स मशीनरी हैं, तो इस वजह से मलिहा लोधी पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी पर लिखती हैं। तो आज जो इनका आर्टिकल अंडर कंसिडरेशन है फ़ॉरेन पॉलिसी एड्रिफ्ट, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मलिहा लोधी हर मंडे को एक ओपिनियन पीस अपना सबमिट करती हैं टू डॉन न्यूज़। सो कोशिश आप लोग करें कि मलिहा लोधी का जो आर्टिकल है या जो ओपिनियन है उसको आप क्रिटिकली एंड विद ग्रेट एलाक्रिटी इसको पढ़ा करें, क्योंकि इनके जो एरियाज जो जिन पर ये लिखती हैं वो बड़े ही पिविटल होते हैं। सो पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एड्रिफ्ट, इस आर्टिकल में लोधी ने पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के बारे में सर्टन ऐसे एरियाज़ को हाईलाइट इस आर्टिकल में किए हैं जो कि अदरवाइज़ पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी जो ओरिएंटेशन है और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक मिशंस की जो एक्टिविटीज़ एंड एंगेजमेंट्स हैं उनको अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो विजिबल होगा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक डायरेक्शनलेस, एक स्पोरेडिक, एक हैज़र्ड मैनर में फंक्शन एंड ऑपरेट कर रही है। और इसी वजह से ये जो आर्टिकल है इसमें मलिहा लोधी ने भी यही बात हाईलाइट या इसी बात की तरफ इंडिकेशन की है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है चेंजिंग टाइम्स में, जिसकी बात मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में ग्लोबल पावर शिफ्ट का जो लेक्चर था उसमें मैं कर चुका हूँ, उस तरफ मलिहा लोधी इंडिकेट कर रहे हैं कि चेंजिंग रीजनल एंड ग्लोबल जो पावर डायनेमिक्स हैं या जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो न्यू चेंजेस आ रही हैं, उन चेंजेस को कन्फ्रंट एंड नेविगेट करने के लिए पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो रेल्म है वो इंटायरली प्रिपेयर नहीं है। सो इस आर्टिकल को देख लेते हैं एंड साथ साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय ड्रिफ्ट, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी अपीयर्स टू बी रडरलेस। इट्स वेरी ऑब्वियस कि जो चेंजिंग टाइम्स हैं उसमें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सच कोई रीज़न डेट्रा, कोई पर्पस हमें नज़र नहीं आता। नेक्स्ट है, इट हैज़ नीदर क्लैरिटी नॉर कोहेरेंस to meet complex regional and international challenges or respond to the fast moving global developments। अब ये वो एरियाज है जो कि हमारा डिस्कस कर चुके हैं टाइम एंड अगेन कि पावर शिफ्ट हो रही है, न्यू इकोनॉमीज एंड न्यू पावर सेंटर्स राइज कर रहे हैं, न्यू ब्लॉक्स एंड ग्रुपिंग्स बन रही हैं, न्यू इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं एंड सो फोर्थ। तो इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेशन है और पाकिस्तान की जो मिशंस हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइजेस हैं, उनको देख के हमें समझ आता है कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन या पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज इन अ सीज बाय केस 22 सिचुएशन, जिसमें हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हमारा एक्शन या कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। इस बात की तरफ मलिहा लोधी यहाँ पे इंडिकेट कर रही है। फिर आगे नेक्स्ट है, लैकिंग एनी विजन और स्ट्रेटेजिक डायमेंशन और डायरेक्शन, द कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ स्पोरेडिक, एड हॉक एंड रिएक्टिव इंडिवर्स। ऑब्वियस है कि इस सिचुएशन में जिसको हम चेंजिंग टाइम्स कहते हैं, अ टाइम ऑफ पोली क्राइसिस उसको हम कहते हैं, इस सिचुएशन में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो एक प्रॉपर और एक सर्टन मैनर में वो ऑपरेट नहीं कर रही। फिर आगे है, कंपाउंडिंग द इनकोहेरेंस इज द टेंडेंसी टू डील विद इंडिविजुअल इशू areas in silos, overlooking their link with other areas rather than evolve an integrated policy keeping in view the overall external environment। यानी एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उसको एज अ होल हम लेने की जगह हम सर्टन एरियाज़ को डिफरेंट मैनर्स में डिफरेंट तरीक़ों से सर्टन एरियाज़ की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे वो राइज ऑफ ग्रेट पावर्स इन द फॉर्म ऑफ इंडिया हो या ग्रेट पावर राइवलरी हो एंड सो फोर्थ। तो हम हर इशू एरिया को एक डिफरेंट मैनर में, एक डिफरेंट फैशन में उसको डील कर रहे हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी कैटेगरी के लिए एक पाथवे प्रोवाइड नहीं करती कि कैसे हमने अफ़गानिस्तान के साथ इंगेज करना है, कैसे इंडिया जो कि हमसे इंटरेक्शन एंड एंगेजमेंट करना नहीं चाहता, कैसे इंडिया को कंसेंसस में लाना है और उसके साथ इंटरेक्शंस करने एंड सो फोर्थ। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी हर एरिया के लिए एक डिफरेंट हमारे पास टूल है, एक डिफरेंट हम मैनर में फॉरेन पॉलिसी को एक्सरसाइज कर रहे हैं। कोई फिक्स या कोई हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन आ रहा है, एक ऐसा टूल अवेलेबल नहीं है जो कि गिवन हो जिसको हम फॉलो करते हुए फॉरेन पॉलिसी को एक्सरसाइज करें। ऐसा कोई मैकेनिज्म और ऐसा कोई फ्रेमवर्क हमारी फॉरेन पॉलिसी में नज़र नहीं आता। फिर आगे है, दिस इज मेनली द कंसिक्वेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ एन ओवरआर्किंग पॉलिसी फ्रेमवर्क विथ क्लियरली स्पेल्ड आउट एंड प्रायोरिटाइज गोल्स।
तो इसकी जो रीज़न बता रही हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी एक हैफहैज़र्ड मैनर में काम कर रही है, उसकी वजह यह है कि फॉरेन पॉलिसी जो सर्कल है या जो डिसीजन मेकर्स हैं उन्होंने एक ऐसा फ्रेमवर्क या एक ऐसा फार्मूला नहीं बनाया जिसकी बेस पे जिसको कंसीडर करते हुए या जिसको एज अ स्टैंडर्ड बना के हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस करें। तो एक ऐसे जेनेरिक हमारे पास फ्रेमवर्क की एब्सेंस में हमारी जो फॉरेन पॉलिसी जिस फैशन में ऑपरेट कर रही है वो एक डायरेक्शनलेस और एक हैफहैज़र्ड फॉरेन पॉलिसी है। फिर आगे है rhetoric has often substituted for policy while goals have outmatched diplomatic resources, क्योंकि आपको पता है कि it's not foreign policy but economic growth that adds wings to diplomacy। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इस वजह से भी इफेक्टिव नहीं है कि हमारी जो इकॉनमी है वो एक नॉन लीनियर मैनर में सस्टेनेबली ग्रोथ नहीं कर रही। तो जब इकॉनमी हमारी प्रॉपरली ग्रोथ नहीं करेगी तो उस केस में हमारे जो वर्ड्स हैं उनकी वर्थ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नथिंग होती है। फिर आगे इन्होंने लिखा है The inability for many years to frame long-term policy objectives has often led to muddled goals reflecting tactical short-term considerations। क्योंकि हमारी ओवरऑल अगर देख लें कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो जिस मैनर में ऑपरेट या फंक्शन करती रही है तो उसमें एक कन्फ्यूजन और इसमें कयोस ही नज़र आया है। हम ये डिसाइड नहीं कर पाए कि ग्लोबल जो ग्रेट पावर राइवलरी है उसमें हमने एक बैलेंस पोजीशन को कैसे अपनी मेंटेन करके रखना है, कैसे हमने यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना दोनों के साथ साइमल्टेनियसली इंगेज करना एंड सो फोर्थ। तो ऐसा हमारे पास एक फ्रेमवर्क न होने की वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है ना एक रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी हमारी रही है और एक इशू लेड और इशू बेस्ड फॉरेन पॉलिसी हमारे पास एक्सरसाइजेस या हमारे पास ऐसे एक्शंस हमारी फॉरेन पॉलिसी जो रेलम है उसमें जो डिप्लोमेट्स हैं उनके जो एक्शंस हैं वो अनसर्टन रहे हैं एज टू हाउ टू एग्जिस्ट और सर्वाइव इन चेंजिंग टाइम्स। फिर आगे इन्होंने लिखा है पॉलिसी मेकर्स वर्क विद आउटडेटेड पैराडाइम्स एंड मेंटल मैप्स ऑफ द पास्ट, कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं डिसीजन मेकर्स हैं वो अभी भी एक उस इरा में रह रहे हैं जो कि आउटडेटेड एंड आउटमोडेड है और जिस प्रिंसिपल को या जिन प्रिज्म्स को यूटिलाइज कर रहे हैं एक पाथवे प्रोड्यूस करने के लिए या एक पाथवे को ऑथर करने के लिए वो आउटडेटेड एंड पास का हिस्सा है। They have not been replaced by a framework that's predicated on the country's present domestic strength and international relevance। यानी जो हमारे पास चेंजिंग टाइम्स में होना तो ये चाहिए था कि जो टाइम्स के साथ साथ नेसेसिटीज़ के हिसाब से हमारा जो प्रिज्म है चेंज होना चाहिए था टू कैटर टू द प्रेजेंट सिचुएशन या टू एड्रेस द इश्यूज एग्जिस्टिंग इन प्रेजेंट, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अभी भी पास्ट पर्सपेक्टिव्स ट्राइड एंड फेल्ड जो पर्सपेक्टिव्स या प्रिज्म्स हैं उनको यूटिलाइज करते हैं टू प्रिडिक्ट अबाउट द फ्यूचर। फिर इन्होंने आगे लिखा है वाइल अडेप्टिंग दैट टू न्यू ग्लोबल रियलिटीज़, यानी चेंजिंग टाइम्स में हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेशन को हम अपने जो प्रिज्म है या जो थीम है या जो पर्सपेक्टिव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को यूटिलाइज़ करने की बजाय हमने पास्ट पर्सपेक्टिव्स को जिनको टाइम एंड अगेन हमने यूटिलाइज़ किया अभी तक वही हम यूज़ कर रहे हैं। हमने टाइम के साथ चेंजिंग टाइम्स में हमने न्यू पर्सपेक्टिव्स को न्यू प्रिज्म्स को और न्यू फार्मूलाज को हमने एक्वायर और अडॉप्ट नहीं किया जिसकी वजह से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इनफेक्टिव है। फिर उन्होंने आगे लिखा है efforts at policy reorientation have been stymied by domestic political instability and economic difficulties। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में ये बात देख चुके हैं कि फॉरेन पॉलिसी बिगिंस एट होम में रिचर्ड एंड हास कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी तब तक इफेक्टिवली काम नहीं करती जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, जब तक इकॉनमी जो है ना सस्टेनेबल मैनर में ग्रोथ शो ना करे तब तक एक फॉरेन पॉलिसी इफेक्टिव नहीं हो सकती। आगे इन्होंने लिखा है बट दे हैव आल्सो बीन इम्पीडेड बाय अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग लेक ऑफ फोकस एंड इमेजिनेशन। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को एक इशू तो ये भी था पहले से ही कि यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड पोलराइजेशन थी, हमारी जो इकॉनमी है वो अनसस्टेनेबल थी, साथ ही साथ यहाँ पे लेक ऑफ फोकस एंड इमेजिनेशन है। यानी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो रेलम है उसमें लगता ऐसा है कि एक क्रिएटिविटी नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स फ्रेमवर्क्स को मेयर्स को इंट्रोड्यूस एंड प्रैक्टिस करने की जो कैपेसिटी है वो लगता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी सर्कल्स में अब एग्जिस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंजिंग टाइम्स के लिए एक बिल्कुल जो है ना वो इनफेक्टिव नज़र आती है या एक हेल्पलेस मैनर में काम करती भी नज़र आ रही है। फिर आगे लिखा है न्यू गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू टेक स्टॉक ऑफ कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी रिलेशंस, ऑफर अ फॉरेन पॉलिसी विजन एंड स्पेल आउट फ्यूचर प्रायोरिटीज़।
अब जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्शंस होंगे नेक्स्ट मंथ, तो हर इलेक्शंस के बाद जब न्यू गवर्नमेंट आती है तो वो एक अपना फॉरेन पॉलिसी टूल और एक फॉरेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पब्लिश करके डिसाइड करती है कि क्या उनका कोर्स होगा, कैसे वो इंटरेक्शंस एंड इंगेजमेंट्स करेंगे, वो एक बात को सेट करती हैं। लेकिन पाकिस्तान के केस में चेंजिंग गवर्नमेंट्स के साथ कोई ख़ास फॉरेन पॉलिसी में चेंज हमें नज़र नहीं आता। फिर उन्होंने आगे लिखा है 5 months ऑन शहबाज शरीफ गवर्नमेंट हैज़ डन नन ऑफ द अबव, यानी हमारी जो नई गवर्नमेंट आई है इस गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऐसा हमें इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं या इंगेजमेंट्स हैं उनसे ये नहीं हमें लगता कि इनके पास कोई सोल्यूशन है या इनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म अवेलेबल है कि जिसके थ्रू ये पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है इसको एक डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन में लेके आगे चलें, या इन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि किस कंट्री के साथ कैसे इंगेज करना है एंड सो फोर्थ। फिर आगे लिखा है अब्रॉड फॉरेन पॉलिसी रिन्यू इज एसेंशियल गिवन द जियोपॉलिटिकल चेंजेस स्वीपिंग द वर्ल्ड। ये एक इन्होंने एक रिकमेंडेशन यहाँ पे प्रोवाइड की कि चेंजिंग टाइम्स के साथ फॉरेन पॉलिसी की ओरिएंटेशन को चेंज करना अकॉर्डिंग टू टाइम एंड रिक्वायरमेंट्स ये नेसेसरी है टू इंश्योर सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल। फिर आगे लिखा है विथ पावर शिफ्ट्स एंड रीअलाइनमेंट्स taking place in an unsettled multipolar world marked by mounting geopolitical tensions, this big picture has to be carefully assessed। यानी जिन चेंजिंग्स की बात हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं उन चेंजिंग्स को कंसीडर करते हुए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी सर्कल में जो डिसीजन मेकर्स हैं या जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो चेंजिंग टाइम्स के साथ साथ रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉरेन पॉलिसी की जो डायरेक्शन एंड डायमेंशन है उसको रीओरिएंट करें ताकि पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सर्व हो सके। फिर आगे लिखा है दिस वुड हेल्प टू एडजस्ट पॉलिसी टू दीज चेंजेस एंड रीशेप द कंट्री स्ट्रेटजी टू मोर इफेक्टिवली परसू गोल्स। वेरी सेल्फ ऑब्वियस कि पाकिस्तान की अगर फॉरेन पॉलिसी की ओरिएंटेशन या डायमेंशन टाइम के साथ साथ रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर चेंज करेंगे तो तभी पाकिस्तान अपना जो नेशनल गोल है, पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो सर्व होंगे। अदरवाइज पुरानी आर एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉरेन पॉलिसी मैकेनिज्म्स एंड टूल्स के थ्रू सिक्योरिटी, सर्वाइवल और जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको इंश्योर करना पॉसिबल नहीं होता। फिर आगे लिखा है A review would inject clarity both about goals and a strategy and encourage a proactive approach that leverages opportunities। अगर हम टाइम के साथ साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेशन को रिकन्सिडर करते जाएं, अगर रिव्यू करें तो उससे होगा ये कि हमारे जो एम्बिशंस हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉरेन पॉलिसी के उनको अटेन करना और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना आसान होगा। फिर आगे इन्होंने लिखा है डिस्पाइट दीज ऑब्वियस बेनिफिट्स द शरीफ गवर्नमेंट हैज़ शोन नो इंटरेस्ट इन सच ए रिव्यू। ये सब इस सब के बाद शरीफ गवर्नमेंट ने जो न्यू हमारे पास सेटअप है पाकिस्तान में गवर्नमेंट की फॉर्म में उसने अभी तक फॉरेन पॉलिसी में रीओरिएंटेशन और फॉरेन पॉलिसी को रिव्यू करने के बारे में अभी तक सोचा ही नहीं है। अगर रिव्यू करने के बारे में सोचा नहीं है तो कैसे फॉरेन पॉलिसी को एक डायरेक्शन मिलेगी, कैसे हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं या जो हमारे मिशंस हैं डिफरेंट कैपिटल्स में वो कैसे डिसाइड करेंगे कि हमने कैसे इंगेज करना है, किस कंट्री के साथ इंगेज करना है, किसके साथ नहीं करना एंड सो फोर्थ। फिर आगे लिखा है द प्राइम मिनिस्टर एंड इवन फॉरेन मिनिस्टर हैव गिवन एपिसोडिक अटेंशन टू फॉरेन पॉलिसी। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर एंड जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार की तरफ इंडिकेट किया है कि इसहाक डार को डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का जो पोर्टफोलियो वो भी अवेलेबल है, तो जिसकी वजह से उनकी जो अटेंशन एंड पोटेंशियल है वो डाइवर्ट है। फिर आगे मिस्टेकिंग ऑब्लिगेटरी ओवरसीज विजिट्स फॉर फॉरेन पॉलिसी। अब इनका कहना यह है कि प्राइम मिनिस्टर एंड जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनके हिसाब से डिफरेंट कैपिटल्स का विजिट करना इस पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, या उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ कैपिटल्स का विजिट करना ही एक्चुअल फॉरेन पॉलिसी है, तो ऐसा नहीं है। फॉरेन पॉलिसी का मतलब हमारा जो मिशंस हैं डिप्लोमेटिक मिशंस उनको एक्टिवली इंगेज करना, उनके थ्रू पाकिस्तान का जो मैसेज है, पाकिस्तान के जो एम्बिशंस हैं टू बिकम अ फॉरवर्ड लुकिंग अ प्रोग्रेसिव नेशन, ये मैसेज कन्वे करना है थ्रू दोज डिप्लोमेटिक मिशंस। लेकिन इस केस हमारे केस में जो प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर की जो विजिट्स हैं उनको ही ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी समझा जाता है, विच इज़ इनकरेक्ट। फिर आगे लिखा है नो पॉलिटिकल डायरेक्शन हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू अ मिनिस्ट्री दैट टुडे इज इंस्टीट्यूशनली एट इट्स वीकेस्ट। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है वो पावरलेस है, वो सबजुगेटेड एंड अंडर सप्रेशन है बाय सर्टन एलिमेंट्स, you know better which elements I'm talking about, and almost demoralized as a cumulative result of years of neglect and lack of resources. Certain ऐसे areas हैं, specifically Kashmir issue है, India है, अफगानिस्तान है, and to certain extent United States and China भी अब है। ये वो एरियाज है जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की बात
मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जो से है वो बहुत कम ही एक्सेप्ट होती है, और इन एरियाज़ को डील कहीं और से किया जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी जो रेलम है, ओवरऑल जो इंस्टीट्यूशन है इन द फॉर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, वो इनफेक्टिव रहा है, इनफेक्टिव टाइम के साथ साथ रहा है, और साथ ही साथ उसकी जो कैपेसिटी है और जो पोटेंशियल है इस इंस्टीट्यूशन का, वो टाइम के साथ साथ इरोड होता गया। और आज का ये दौर जो है, इस टाइम प्रेजेंट सिचुएशन में, ये एक ऐसा हमारे पास इंस्टीट्यूशन है जो कि बिल्कुल जो है वो एक डिस्कर्ज और एक डिमोरलाइज एक इंस्टीट्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर। फिर आगे लिखा है, मोर ओवर हैविंग अ फॉरेन मिनिस्टर विद एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड चेयर ऑफ डजन्स ऑफ इकोनॉमिक कमिटीज मीन्स हिज अटेंशन इज डिवाइडेड, लिविंग द फॉरेन मिनिस्ट्री विद अ पार्ट टाइम हेड। यानी कि जैसे अभी आपको बताया कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार, उनको बहुत सारे पोर्टफोलियोज एंड बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एडिशनली उनको प्रोवाइड या ग्रांट की गई है, जिसकी वजह से उनकी जो एबिलिटीज़ हैं या पोटेंशियल है या उनकी जो अटेंशन है वो डाइवर्टेड है। जब उनकी अटेंशन अवे फ्रॉम हिज ओन इंस्टीट्यूशन या मिनिस्ट्री होगी, तो उस केस में जो मिनिस्ट्री है वो सही से तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाएगी। Above all, the government has decided in the hybrid government arrangement that prevails today to cede more space on foreign policy to military establishment, judging this as a safe course to follow। यानी यहाँ पे इन्होंने कैटेगोरिकली मेंशन किया है कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट करंट जो सेटअप है, उनको ये पता है या उन्होंने मेंटली एक्सेप्ट किया है कि फॉरेन पॉलिसी जो रेलम है उसमें जो फाइनल आर्बिटर है वो मिलिट्री है। तो इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है या जिसको हम सिविल ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, उन्होंने ये मेंटली डिसाइड किया है या उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ एंड एक्शन से ये डिसाइड किया है कि अब जो फॉरेन पॉलिसी जो हमारे पास फॉरेन पॉलिसी का जो एरिना या इंस्टीट्यूशन है, उसमें मिलिट्री की ही से मानी जाएगी, या मिलिट्री विल हैव अ ग्रेटर से व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी। This has resulted in fragmentation of decision-making process, confusion about who is responsible for what, and exclusion of foreign ministry from key position areas including Afghanistan, and weak implementation of policy goals। जब हमने मेंटली ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जो मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी से फाइनल नहीं होगी, और वहाँ उस इंस्टीट्यूशन में एक्सटर्नल जो एलिमेंट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री उनकी से होगी या उनकी डिसीजन को फाइनलाइज डिसीजन माना जाएगा। तो अगर ऐसे हमने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया है, तो उस केस में पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो सब्जेक्ट होती है टू अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। और ऐसा ही है कि सर्टन ऐसे एरियाज़ आज हम देख रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने कैटेगोरिकली डिसाइड नहीं किया है कि कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एक लीडिंग रोल प्ले करेंगे व्हेन इट कम्स टू डीलिंग सच इशूज एज ग्रोइंग इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, राइजिंग टेररिज्म इन पाकिस्तान। इंडिया का जो एक हमारी तरफ एक एग्रेसिव बिहेवियर है, ये वो एरियाज है जिनके बारे में अभी तक किसी इंस्टीट्यूशन ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, ड्यू टू अवेलेबिलिटी और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल एक्टर्स in the realm of foreign policy। फिर उन्होंने आगे कहा, the military has always had a key role in foreign policy which has long been security oriented। अब आप लोगों को पता है कि जो मिलिट्री है, किसी भी कंट्री की मिलिट्री जो है उसका जो माइंड सेट है वो सिक्योरिटी ओरिएंटेड होता है, ना कि वेलफेयर ओरिएंटेड। तो जिसकी वजह से अब पाकिस्तान की हिस्ट्री देख ले, चेकर्ड अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें, तो मिलिट्री का रोल ऐसे रहा है कि जिसकी वजह से, या मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टुडे हैज़ बिकम अ सिक्योरिटी एंड गैरिजन स्टेट इंस्टेड ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। आगे लिखा है, दिस इज़ नॉट अनयूजुअल। क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप लोग अगर देख लें तो मिलिट्री का जो रोल एंड इन्वॉल्वमेंट रहा है उस सब को देखते हुए पाकिस्तान में जो आज हो रहा है वो अनयूजुअल नहीं है, बट टुडे दैट रोल हैज़ बिकम फॉर मोर एक्सटेंसिव। तो मिलिट्री की जो इन्वॉल्वमेंट है या इंटेंगलमेंट्स हैं पाकिस्तान की ओवरऑल डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इन सेक्टर्स में, तो वो पाकिस्तान में अनयूजुअल नहीं है। अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान टू की बायलैटरल रिलेशंस। तो अब यहाँ पे वो बात हम करेंगे कि पाकिस्तान के जो टू की बायलैटरल रिलेशंस हैं यूएस एंड चाइना, उस केस में पाकिस्तान का क्या स्टांस होगा। फिर आगे लिखा है, रिलेशन विद स्ट्रेटेजिक एलाई चाइना आर फेसिंग चैलेंजेस। अब यहाँ पे हमें ये पता है कि पाकिस्तान का जो रिलेशन है चाइना के साथ वो एक स्ट्रगलिंग फेस में है ड्यू टू इंक्रीजिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज़ आर टेररिस्ट इंसिडेंट्स इन पाकिस्तान। चाइनीज़ जो यहाँ पे वर्क फोर्स है उनको टारगेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से चाइना हमसे नाराज़ है, चाइना हमसे खुश नहीं है। तो इस वजह से हमारा जो रिलेशनशिप है विद चाइना वो एक स्ट्रगलिंग फेस में है। फिर आगे लिखा है, सेवरल इशूज हैव इमर्ज दैट रिक्वायर डेप्थ हैंडलिंग टू कीप टाइज ऑन पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री, बैकस्लाइडिंग
चाइना के हिसाब से हम बात करें कि ऐसे डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं बीच में जिसकी वजह से चाइना का अब जो हमारे ऊपर एक ट्रस्ट था अब वो कम हो रहा है. The most important is allaying Beijing's security concerns about Chinese personnel working in Pakistan. आप लोगों को पता है कि Chinese officials को different areas में टारगेट किया गया in recent times. A spate of attacks and killings of Chinese workers this year have prompted China, पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का biggest investor है, to publicly urge Islamabad to guarantee the safety of thousands of its workers जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं CPEC के different projects पर. During the visit of a senior Chinese official to Islamabad in June, Beijing's message was delivered publicly in an unusual sharp manner. He warned that security issues could threaten CPEC's future and said that the deteriorating security situation was shaking the confidence of Chinese investors. Privately, he politely reiterated Beijing's concern about the country's instability, driven by unceasing political squabbles. अब चाइना को पाकिस्तान से 2-3 ऐसे ग्रीवांसेस हैं, उनमें सिक्योरिटी इशूज़ हैं जिनकी वजह से चाइनीज़ जो ऑफिशियल्स हैं या जो पर्सनल पाकिस्तान में हैं उनकी लाइफ अंडर थ्रेट है. दूसरा जो मसला चाइना को पाकिस्तान से है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर्स हैं चाइनीज़ इन्वेस्टर्स वो रेडी नहीं है कि वो आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें. तो ये 2 इशूज़ हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशन है वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है. फिर इन्होंने आगे लिखा है, adding to the challenges is the high-profile manner in which the government recently asked China for loan rollovers and rescheduling of debt to independent power producers. एक इशू ये है, publicly making these requests put China in an awkward position because this has implications for its lending to other countries. The Prime Minister himself went public saying he had written to the Chinese leadership requesting debt reprofiling. पाकिस्तान चूँकि हमारे पास एक फाइनेंशियल एक इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान कैश स्ट्रेप कंट्री है, तो पाकिस्तान ने चाइना को रिसेंटली कंटेक्ट किया है फिर से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कि चाइना पाकिस्तान का जो पाकिस्तान ने पे बैक करना है उसको रिप्रोफाइल करे. फिर आगे लिखा है, मोर ओवर पब्लिक कंट्रोवर्सी रिफ्लेक्टेड इन द मीडिया ऑन IPPs इशूज़. आपको पता है इंडिपेंडेंट पावर जो प्रोड्यूसर्स हैं पाकिस्तान में उनको लेके पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होते रहे इन रिसेंट पास्ट. A further disconcerted China already frustrated about non-repatriation of IPP dividends. फिर एक इशू ये है क्योंकि हम पाकिस्तान जो है वो चाइना से लोन्स ले लेता है या लोन्स की रीप्रोफाइलिंग करवा के फिर पाकिस्तान ग्रांट्स एंड सब्सिडीज ऑफर करता है, तो जो हमारे पास जो पावर सेक्टर है उसको, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए. इंक्लूसिव डिस्कशंस ऑन IPP debt relief indicate the Chinese want to know what Pakistan's long-term plan is and for which they still await a response. The government has also failed to see that its constant requests for financing or rollovers are overburdening relations with its closest ally. जब पाकिस्तान चाइना से लोन्स टाइम एंड अगेन लेगा और उन लोन्स को सब्सिडीज़ की फॉर्म में प्रोवाइड करता जाएगा टू IPPs, तो उस केस में उन लोन्स का फ़ायदा तो नहीं होगा. उन लोन्स से पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है वो तो इंश्योर नहीं होगी. तो ये भी एक इशू है जो कि चाइना को पाकिस्तान से है. फिर आगे लिखा है, पाकिस्तान क्रिटिकल बायलैटरल रिलेशन विद द US. यूनाइटेड स्टेट्स की एक रिसेंट पॉलिसी पढ़ रहा था मैं जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली बताया है ट्रम्प की जो एडमिनिस्ट्रेशन जो आएगी अभी होपफुल हैं US जो पॉलिसी मेकर्स हैं या फॉरेन पॉलिसी जो नोटेबल फिगर्स हैं वो इस होप में है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो न्यू गवर्नमेंट होगी वो ट्रम्प की होगी. तो उन्होंने डॉक्यूमेंट 2025 के नाम से एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो न्यू गवर्नमेंट होगी यूनाइटेड स्टेट्स में, जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो पाकिस्तान के साथ इंगेज नहीं करेगी. सो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, पाकिस्तान अदर क्रिटिकल बायलैटरल रिलेशनशिप विद द US has been at an inflection point since American military withdrawal from Afghanistan in 2021. ये obvious बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ये डिसाइड कर लिया है कि चूंकि यूनाइटेड स्टेट्स का जो इशू है या राइवलरी चाइना के साथ है उसकी वजह से US ने इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिक्लेयर किया है. तो जब स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया है तो उस केस में यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी पाकिस्तान के साथ उस मैनर में या उस तरीके से इंगेज नहीं करेगा जैसे 9/11 के बाद या उससे पहले पाकिस्तान के साथ US इंगेज करता रहा है. फिर आगे लिखा है, दिस डिमिनिश पाकिस्तान्स इंपॉर्टेंस एंड जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस फॉर वाशिंगटन while Islamabad's strategic ties with Beijing placed obvious limits. फिर पाकिस्तान का जो रिलेशन है एक ऑल वेदर रिलेशन विद चाइना, इसकी वजह से भी US पाकिस्तान से खुश नहीं है. आगे फिर लिखा है, दिस चेंज कॉन्टेक्स्ट नीड्स एन इमेजिनेटिव अप्रोच बाय इस्लामाबाद टू एंगेज विद वाशिंगटन टू रीसेट टाइज which currently have little substantive
कंटेंट। अब इस सिचुएशन में पाकिस्तान चूँकि सिर्फ चाइना के साथ इंगेजमेंट्स करके पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकता, या पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स को साइड लाइन करे एट द कॉस्ट ऑफ चाइना। पाकिस्तान बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, जो मेजर पावर्स हैं लाइक यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, दोनों के साथ इंगेजमेंट करके ही अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं या पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल है वो इंश्योर कर सकता है। तो पाकिस्तान में इस सिचुएशन में कोशिश करनी चाहिए कि एक बैलेंस और एक प्रैग्मेटिक अप्रोच को अडोप्ट करते हुए दोनों नेशंस के साथ या दोनों पावर्स के साथ इंगेजमेंट करे, ताकि पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं वो साथ साथ सर्व हो। आगे फिर उन्होंने लिखा है, Any reset has to now wait for the outcome of American presidential elections। चूँकि इलेक्शंस यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहे हैं, तो उन इलेक्शंस का जो रिजल्ट है वो दुनिया की जो पॉलिटिक्स है, ग्लोबल पॉलिटिक्स, उस पर इन्फ्लुएंस करता है। तो इस वजह से पाकिस्तान को चाहिए कि वो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन का वेट करे। जो भी न्यू एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड स्टेट्स में होती है, तब तक पाकिस्तान अपनी कोर्स को डिसाइड एंड डिफाइन करे। फिर आगे लिखा है, इट इज़ येट टू बी डिटरमाइंड वेदर अ गवर्नमेंट विद नो फॉरेन पॉलिसी विजन विल बी एबल टू फाइंड स्पेस बिटवीन चाइना पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप एंड यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया पार्टनरशिप्स टू रीबिल्ड टाइज विथ वाशिंगटन। तो पाकिस्तान को अब वेट ही करना पड़ेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आएगी उसके बाद पाकिस्तान डिसाइड करेगा कि कैसे इंगेज करना है और कैसे अपना जो रिलेशन है, स्ट्रेटेजिक रिलेशन विद चाइना, उसको सर्वाइव एंड सिक्योर करना है। फिर आगे लिखा है, इन द इमीडिएट नेबरहुड the foreign policy drift is reflected in the fact that Pakistan has stubborn relations in varying degrees with all three nations। पाकिस्तान के जो 3 nations हैं in the form of अफगानिस्तान, इंडिया एंड ईरान, पाकिस्तान के तीनों के साथ रिलेशंस कोई ख़ास अच्छे नहीं हैं। इंडिया के साथ तो आपको पता है कश्मीर इशू है, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं, पाकिस्तान में टेररिज्म को स्पॉन्सर करने की बात अगर हो तो ये वो एरियाज है जो जिनकी वजह से पाकिस्तान का रिलेशन इंडिया के साथ ठीक नहीं है। रिसेंटली इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी यही बताया कि पाकिस्तान के साथ इंडिया इंगेजमेंट करना नहीं चाहता। फिर पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो आगे एससीओ की जो समिट पाकिस्तान में हो रही है नेक्स्ट मंथ, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर इंडियन वो मीडिया हाउसेस ये बता रहे हैं कि जो मूडी है वो पाकिस्तान का विजिट नहीं करेगा टू अटेंड एससीओ समिट इन पाकिस्तान। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान का इंडिया के साथ इंगेज करना बहुत मुश्किल है। इस वजह से इंडिया के साथ जो रिलेशन हैं डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहे हैं। फिर आगे लिखे, फॉर डेकेड्स पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी एम टू प्रिवेंट अ टू फ्रंट सिनेरियो ऑफ हॉट बॉर्डर विद नेबर्स। क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि पाकिस्तान को टू फ्रंट वॉर लाइक सिचुएशन का हमेशा से सामना रहा है। एक तरफ हमारा अफ़गानिस्तान है तो दूसरी तरफ इंडिया है। तो पाकिस्तान अगर अपने नेबर्स के साथ प्रॉपरली रिलेशंस को अगर इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करता तो उस केस में पाकिस्तान एक टू फ्रंट वॉर लाइक सिचुएशन पाकिस्तान कन्फ्रंट करेगा। क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान हैं वो पाकिस्तान की लाइन ऑफ एक्शन या पाकिस्तान की जो सजेशन है या पाकिस्तान की जो एक काफ़ी टाइम से एक रिक्वेस्ट है कि टू बिल्ड TTP तहरीक तालिबान, पाकिस्तान का जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस एंड करेक्ट करने के लिए पाकिस्तान की जो रिक्वेस्ट अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान करता रहा है। तो अफ़गान तालिबान पाकिस्तान की इस बात को ज़रा लाइट ले रहे हैं, तो इस वजह से पाकिस्तान के रिलेशंस अफ़गानिस्तान के साथ भी ठीक नहीं है। फिर आगे लिखा, टुडे इट हैज़ एंडेड अप विद अनस्टेबल और इनसिक्योर बॉर्डर्स विद 2 नेबर्स एंड अनरिजोल्व बॉर्डर प्रॉब्लम विद अ थर्ड वन। यानी पाकिस्तान के जो 3 इमीडिएट नेबर्स हैं अफ़गानिस्तान, इंडिया एंड ईरान, तीनों के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस एज सच कोई अच्छे नहीं हैं। तो अब अगर तीनों नेबर्स के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे तो उस केस में पाकिस्तान की जो पूरी मशीनरी है वो एक सिक्योरिटी सेंट्रिक उसकी माइंडसेट होगी। वो सिर्फ सिक्योरिटी को ही प्रायोरिटाइज करेगी मशीनरी, एंड जो डेवलपमेंट है या वेलबींग ऑफ पाकिस्तानी नेशनल्स हैं वो तो साइड लाइन होगा या एक सेकेंडरी गोल होगा पाकिस्तान का। इन केस पाकिस्तान अगर एक सिक्योरिटी स्टेट बनता है या पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट के माइंडसेट में अगर रहता है तो उस केस में जैसे पाकिस्तान में करंट जो सिचुएशन है अनएम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में, राइजिंग पॉवर्टी की शक्ल में, इन्फ्लेशन की शक्ल में, तो पाकिस्तान इस तरह के जो इशूज़ हैं उनको कभी प्रायोरिटाइज नहीं कर पाएगा अगर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी या बॉर्डर्स हैं वो सिक्योर नहीं होंगे। बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान अपने इमीडिएट नेबर्स के साथ एटलीस्ट वर्किंग रिलेशंस को एस्टैब्लिश करे। फिर उन्होंने आगे लिखा है, while with India there are severe limits to what can be done, it is important to stabilize the Afghanistan front rather than leave the situation in a state of dangerous drift, especially with Balochistan under fierce military attack।
इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि चूंकि पाकिस्तान का इन द प्रेजेंस ऑफ मोडीज गवर्नमेंट इन इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन इंडिया के साथ नॉर्मलाइज नहीं हो सकता, तो पाकिस्तान को कोशिश ये करनी चाहिए कि एटलीस्ट अपने जो रिलेशंस हैं अफ़गानिस्तान के साथ उनको नॉर्मलाइज करे, ताकि जो एक रेस्टिव हमारे पास सिचुएशन है रेस्टिव प्रोविंस बलूचिस्तान में, उस सिचुएशन को पाकिस्तान कंट्रोल कर सके। फिर आगे लिखा है स्पेस प्रिवेंट्स डिस्कशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि इस आर्टिकल की जो वर्ड लिमिट है उसकी वजह से बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो की रिलेशंस हैं उनको डिस्कस इन्होंने यहाँ पर नहीं किया है। बट व्हाट इज़ अपेरेंट इज़ द नीड फॉर द कंट्री टू रेस इट्स डिप्लोमेटिक गेम। दिस कैन ओनली हैपन इफ़ इट एड्रेसेस पॉलिसी डेफिसिट्स एंड evolves a well thought out foreign policy designed to achieve clearly defined national objectives। यानी कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो चेंजिंग डायमेंशंस और चेंजिंग टाइम्स में अपनी फॉरेन पॉलिसी को टाइम एंड अगेन रिकन्सिडर एंड रिव्यू करता रहे, ताकि फॉरेन पॉलिसी की जो रेलेवेंस है उसको डिटेक्ट करने में, उसको कैलकुलेट करने में आसानी होगी और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही पाकिस्तान जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है उसको दोबारा से रीऑथर एंड रीओरिएंट कर सकेगा। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.